गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूं। और बच्चों, इसके पहले हमने टेक्सटुअल पार्ट का अध्ययन किया था और आज हम आपको जो वर्कबुक मिली है उस वर्कबुक के अंतर्गत सप्लीमेंट्री अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपको, उसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। The title of the poem is A Psalm of Life. Psalm means a devotional or inspiring song. Do you agree with the title? Answer in about 80 words. ये क्वेश्चन आया है आपका 2009 में। Justify the title A Psalm of Life. यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी पोम है वर्कबुक में, साम ऑफ लाइफ, अर्थात एक डिवोशनल या प्रेरणादायक जो गाना है उसके बारे में पूछता है कि क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं, तो उसको स्पष्ट करें। आंसर देखें। वी डू एग्री विद द टाइटल ऑफ पोम बिकॉज इट इज प्रेज ऑफ लाइफ। हम इस पोम के टाइटल से सहमत हैं क्योंकि ये जीवन की जिंदगी के प्रशंसात्मक पक्ष से संबंध रखता है। नॉर्मली पीपल आर पेसिमिस्टिक। Religious person exhort people to give up comforts of life. They feel that this world is an illusion. People are easily attracted towards false things. They get punishment for that. Their argument is that they must care of future life. But the poet says it is wrong. We should not sit idle. We should act in the present. अब यहाँ पर जो कविता का शीर्षक है उसमें जीवन के आनंददायक क्षणों की प्रशंसा की गई है। लोग क्या होते हैं, थोड़े से नकारात्मक होते हैं और धार्मिक होने के कारण वो अपनी सोचते हैं कि नहीं, हम अपने जिंदगी के आराम को ही इम्पोर्टेंस दें और उन क्षणों को हम ना देखें। साथ ही साथ वो क्या सोचते हैं कि जीवन जो दुनिया है वो क्या इल्यूजन, एक भ्रम है। वो भ्रम है, सच्चा तो ईश्वर है। और लोग क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी जो फॉल्स, जो गलत चीजें हैं उनके प्रति भी चले जाते हैं और वो उसके लिए क्या पाते हैं, दंड भी प्राप्त करते हैं जीवन से। और वो ये सोचते हैं कि हमको हमेशा अपने भविष्य की चिंता करते रहना चाहिए। लेकिन जो कवि है वो कवि कहता है कि ये गलत है। हमको एक आलसियों की तरह नहीं बैठना चाहिए, हमको वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखें बच्चों क्वेश्चन। राइट अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ। ये भी 2009 का क्वेश्चन है और 2014 में भी आया है। यहाँ पर बताया है कि इंग्लिश की जो महत्वता है उसको आप दैनिक जीवन में इंग्लिश की महत्वता की इम्पोर्टेंस समझाइए। आंसर देखें। द इंग्लिश लैंग्वेज is an advanced and flexible language, said Dr. राजेंद्र प्रसाद, our first president. हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो बहुत एडवांस्ड है और बहुत ही लचीली भाषा है। दो इट इज इरेगुलर इन ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। यद्यपि इसकी ग्रामर में कहीं कहीं अनियमितता है, इसकी स्पेलिंग और उच्चारण में भी अनियमितता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है भावों को व्यक्त करने का। इंग्लिश हैज द रिचेस्ट वोकैबुलरी इन द वर्ल्ड। इंग्लिश की जो शब्द भंडार है वो कैसा है, बहुत समृद्ध है दुनिया में। Every year almost 10,000 words are added to the English dictionary. प्रतिवर्ष 10,000 से भी शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के शब्दकोश में ऐड किए जाते हैं। Beside this, इसके अलावा it is used in field of study other than arts. और ये सभी क्षेत्रों में क्या करती है, पढ़ाई के क्षेत्रों में ये यूज की जाती है। Another thing about English is that it is used frequently in social intercourses. बोलते हैं कि अंग्रेजी भाषा सामाजिक पक्ष में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। इट इज अ की टू साइंटिफिक नॉलेज एंड लर्निंग। और साथ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसमें, विज्ञान में, ज्ञान के क्षेत्र में और सीखने के क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ गीता। गीता जो है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। द गीता इज अ ग्रेट रिलीजियस पोम। ये कैसी है? एक बहुत महान और एक धार्मिक कविता है। द डीपर यू गेट इनटू इट, रिचर द मीनिंग यू गेट। जैसे जैसे ही आप इसकी गहराई में जाते जाएंगे, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण करके समझते जाएंगे, रिचर द मीनिंग यू गेट, आपको इसकी महान जो मीनिंग्स है उसके बारे में बहुत समृद्धशाली अर्थों को समझ पाएंगे। इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स। ये सिर्फ क्या करें और क्या ना करें इसका बस संग्रह नहीं है। लॉर्ड कृष्णा सेज दैट व्हाई दोज पीपल विल बी एबल टू रीच हिम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उन तक पहुंचना चाहता है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो एबल टू रीच हिम चाहता है, हु गिव दिस प्रेशियस ट्रेजर टू हिज डिवोटीज। उनको वो ये बहुत ही कीमती खजाना दे रहे हैं उनके अनुयायियों को। डिवोटी यानी उनके प्रति अपना समर्पण रखने वालों को। He addresses the people to be free from malice and absorb the teaching with faith, then only they will attain true freedom. अब वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग उन पर क्या करते हैं, अपना दृढ़ निश्चय दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनको ही सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उनका अर्थ उनके बारे में और उनकी स्वतंत्र सत्ता के बारे में जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, हाउ इज द एंजल कैनियन फॉल्स कंपेयर टू द नियाग्रा फॉल्स। अब इन्होंने यहाँ बोला कि जो एंजल कैनियन जलप्रपात है उसकी तुलना नियाग्रा जलप्रपात से किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखें आंसर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? ईस्टर्न वेनेजुएला, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इट इज नोन एज द एंजल फॉल्स, और उसे एंजल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इट हर्टलेस डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 960 मीटर, which is 16 times more than the height of the famous Niagara Falls and provide a truly breathtaking view। यहाँ पर जो एंजल फॉल है वो नियाग्रा जलप्रपात से 16 गुना ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ऊंचा है, और यहाँ पहुंचने वाले को एक सांस रोक के देखने का अप्रतिम अनुभव और उसकी सुंदरता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, What are the major obstacles in establishing human values? मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना में कौन कौन से रोड़े, ऑब्स्टिकल मतलब कौन कौन से रोड़े आते हैं या रुकावटें आती हैं। आंसर देखें, आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही समझने लायक है, आप इसको 2 लाइन करके याद कर सकते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। अब यहाँ पे कहा जा रहा कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने हमारी समाज में इतना ज्यादा अपना स्थान बना लिया कि जो मानवीय मूल्य हैं वो बदलते जा रहे हैं। वैल्यूज ऑफ yesteryears have taken a back seat and materialism, dishonesty and other negative value have come to the fore। उन्होंने बोला कि पिछले सालों के में जो अच्छी मानव मूल्य थे उनका स्थान अब भौतिकतावाद ने, बेईमानी ने और बहुत सारी नकारात्मक मूल्यों ने ले लिया है, वो आगे आ गई हैं। इट इज राइटली सेड दैट वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट। ये सही बात है कि हम जो मूल्य हैं उनको सिखा नहीं सकते, उनकी शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनको पढ़ा नहीं सकते। दे आर कॉट, उनको हमें पकड़ना होगा, उनको अपने आत्मसात करना होगा। एब्सेंस ऑफ कंजेनाइटल एंड लविंग एटमॉस्फेयर। अब यहाँ बोल रहा कंजेनाइटल मतलब ज्ञानेंद्र की, ज्ञान से संबंधित ज्ञान और प्यार जैसे माहौल से अनुपस्थिति के कारण, और दूसरा कारण क्या बता रहा,
क्वारल एमंग पेरेंट्स और माता पिता के बीच में तनाव और झगड़े जो हैं आर द मेजर हर्डल्स इन दिस डायरेक्शन, ये बहुत बड़े मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना में रुकावट है। सेकेंडली, दूसरा रूल रहा फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनिज्म, और जो हमारा औपचारिक शिक्षा चल रही है, जो शिक्षा पद्धति है, वो भी क्या है, इस बीच में मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना को उसने निकाल बाहर कर दिया है। सिर्फ नंबर और आगे बढ़ने की होड़ ने मानवीय मूल्यों का पतन कर दिया है। दीज आर द मेजर ऑब्स्टिकल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन वैल्यू, ये सारी बातें ही मानवीय मूल्यों की स्थापना में बहुत बड़ा रुकावट है। तो थैंक यू बच्चों, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि वर्कबुक के हैं, 4 मार्क्स के अंतर्गत आते हैं। आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और लाइन बाय लाइन याद करते